दोनों यादव बंधु उस मेंबर टिकट बांटने के जो कमेटी है उसमें मेंबर थे। उनके बावजूद भी इस टिकट को सुरक्षित नहीं रख सके। नीतीश जी इस टिकट को हाईजैक कर लिए। जो एनडीए गठबंधन को बचाने के लिए प्रहलाद यादव राजद का विधायक होकर के एनडीए में आए, उनका भी टिकट को नहीं रख पाए ये लोग। कि जब कोई दायित्व ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में तो हमारा रहना ही बेकार है। हाँ, जंगल राज दिन दहाड़े उस पर कुचल देना गाड़ी से, ये क्या दर्शा रहा है? अनंत सिंह आदेश भी दिए, चलवाए भी खड़ा होकर के, तब भी गर्व से प्रेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हम मतलब हमारा 40 गाड़ी चला गया आगे, 10 गाड़ी पीछे छूट गया। भाई 50 गाड़ी की परमिशन आपको किसने दिया? जैसे ही तेजस्वी जी ऐलान करते हैं तो नीतीश जी भी उनका नकल करते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री है तो 125 कर दिए, पेंशन 1500 किए थे 1100 कर दिए। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए मधेपुरा विधानसभा में है। और मधेपुरा के एक शख्सियत आप कह सकते हैं जो पहले बीजेपी से यहाँ चुनाव भी लड़ चुके हैं, बिमल बाबू हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि इन्हें बीजेपी छोड़ के आरजेडी में आना पड़ा और आरजेडी कितनी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस चुनाव में उम्मीदवार बदला गया है लास्ट समय में एनडीए की तरफ से, और पुराने लगातार जीतने वाले आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर जी सामने हैं। उनके क्या स्थिति होगा, कितना फाइट मजबूत हुआ है इससे या आसान हुआ है, ये जानेंगे बिमल बाबू से। बिमल बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बताइए, जिस प्रकार से आप पहले बीजेपी में थे, चुनाव ही लड़े, आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि 10 साल बीते भी नहीं कि आप पार्टी को छोड़ के चले गए और आरजेडी में आना पड़ा? पहला सवाल तो यही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम जब जिस समय ज्वाइन किए थे उस समय यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे भूपेंद्र नारायण यादव जी जी, और माननीय नित्यानंद राय हमारे लीडर थे उस समय में। हम लोग उनको देख करके ज्वाइन किए, लेकिन ये लोग मेंबर भी रहे टिकट बांटने में। 2020 में जो टिकट बांटी उसमें यादवों का ही मक्का मदीना जाना जाता है मधेपुरा जी, और ये दोनों यादव बंधु उस मेंबर टिकट बांटने के जो कमेटी है उसमें मेंबर थे। उनके बावजूद भी इस टिकट को सुरक्षित नहीं रख सके। नीतीश जी इस टिकट को हाईजैक कर लिए, यहाँ के चुनाव को हाईजैक कर लिए। तो लगा कि जो भाई 20 में हाईजैक कर लिए, चलो आगे सब ठीक रहेगा 25 में। लेकिन 25 में भी यही स्थिति रही, यहाँ का टिकट नीतीश जी हाईजैक कर लिए, कुछ भी नहीं बोले। माननीय भूपेंद्र यादव मंत्री बन करके एक लोकसभा में अलवर में सिमट गए, और यहाँ माननीय नित्यानंद राय के मैंने जो नेता थे, तो इसमें हम देखे कि कम से कम 6 यादव बंधु का, जो जीते हुए यादव बंधु थे, उनका टिकट काटा गया। जो एनडीए गठबंधन को बचाने के लिए प्रहलाद यादव राजद का विधायक होकर के एनडीए में आए, उनका भी टिकट को नहीं रख पाए ये लोग। तो लगा कि यहाँ यादवों का कोई वैल्यू एनडीए में नहीं है। और आप तो जानते हैं कि हम यहाँ जो चुनाव जीतेंगे जी, या जो भी स्थिति होगी उसमें यादव मतदाता का बहुत सहभागिता रहेगा। बिल्कुल, मधेपुरा सीट के लिए तो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, लोग हमको, जितने मतदाता थे, हमको कोसने लगे कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। और यहाँ गुजरात से आए हुए संगठन महामंत्री भिखू भाई दिलसानिया हो गए। एक दिन हमने फ़ोन किया तो बोले आप कौन, किस दायित्व में हैं? मैं तो भाई पूर्व प्रत्याशी हैं, दायित्व तो कुछ दिया नहीं। और उनके बाद पूछ रहे हैं कि आप कौन दायित्व में हैं? तो हमको उसी समय लगा कि जब कोई दायित्व ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में तो हमारा रहना ही बेकार है। दूसरा, दलित पिछड़े जो भी ये बहुजन समाज का लोग है, तो इधर देखे कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया, और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका वो उनका गिरफ्तारी होने में काफ़ी टाइम लगा। और ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें लगा कि नहीं, हमको मतलब तेजस्वी यादव जी के साथ जाना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी इतने बढ़िया मैनिफेस्टो में लाए हैं कि जो सीएम दीदी हैं उनको 30,000 महीना, जो समूह चलाती है हमारी दीदी
उनका जो लोन होगा, सूद होगा, उसको माफ़ करना, जीविका दीदी का 2500 महीना देना, और 200 यूनिट बिजली फ्री करना। उसके अलावे जितने भी व्यक्ति है, जितने भी परिवार है, सबको योग्यता के अनुसार रोजगार देना, रोजगार की नौकरी देना, नौकरी कही। तो ये सारी चीज़ माननीय तेजस्वी यादव का इतना अच्छा हमको लगा कि हम समझिए जो लौट के पुराने घर में आना बेहतर समझे। घर वापसी हो गई है। हाँ, बेहतर समझे, संतुष्ट हैं आप। जब भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है दलित पिछड़े समाज को, आप केवल एक मुखौटा बना के एमएलसी बना दीजिए, एक मंत्री बना दीजिए, तो आप उसको गांव-गांव उस जाति में भेजते हैं कि वोट कलेक्शन करो। और उसके अलावा यदि एक भी पैरवी, हम नाम नहीं लेंगे, यहाँ के लोकल 2 मंत्री हैं सहरसा में, दोनों मंत्री एक ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, एक राजपूत कास्ट से आते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। संयोग से कोई पैरवी था, किसी से कहा गया, वो दोनों मंत्री में, अब कौन मंत्री है मत पूछिएगा, तो कहा कि भाई यादव टाइटल में है इसलिए आपका पैरवी नहीं हो सकता है। अच्छा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, आश्चर्य लगा हमको, कैसे। अब मान्य नित्यानंद राय को ये सब बात जो हम बोलेंगे तो फ़ोन करते हैं तो उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, किनको बोलेंगे। और कौन लीडर है एनडीए का? यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में है, इनका कोई एक नेता होना चाहिए जिसके निकट, जिसके नाम से अभी चुनाव भी लड़ते, मुख्यमंत्री भी होते। माननीय नित्यानंद राय को भी लोग नेता घोषित कर देते कि आगे चुनाव में, तो भी हम लोग को लगता नहीं कि एक अपना आदमी है जिससे अपने दिल की बात कर सकते हैं और अपने जनता और अपने मतदाता की कोई भी समस्या को वहाँ हम रख सकते हैं। अच्छा, आपके अगर मधेपुरा की बात करें, अभी जिस प्रकार से पुराने आपके विधायक जी, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी मैदान में हैं और सामने जो साहा हैं उनको टिकट दिया गया है उन बदल के, क्या लग रहा है अगर जो पहले उम्मीदवार थे आपको निखिल जी और इनमें कितना अंतर है? क्या कुछ अलग होगा ये चुनाव या पीछे के ट्रेंड पे ही चलेगा? नहीं, यहाँ भी नीतीश जी जो है प्रयोग किए हैं। नीतीश जी के सबसे नज़दीकी व्यक्ति आज के दिन में है ललन सराफ महोदय, वो हम लोग का पारिवारिक आदमी है। उनसे भी हमारी बात, उनके भतीजा मनीष जी से बात हुई थी, हमने बोला था, वो लोग भी बोले कि प्रयोग किया जा रहा है कि जो नंजादव हैं उसमें जो अति पिछड़ा का व्यक्ति को दिया गया है टिकट, और देखते हैं कि ये विधायक में लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। ये एक प्रयोग किया गया है, मतलब जीत हार से कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, वो तो जीत समझ के प्रयोग कर रहे हैं वो। अब यहाँ की जनता, यहाँ की मतदाता के मन में है कि जो आदमी नगर परिषद नहीं चला पा रहे हैं, जिसके मुंह में बोली नहीं, जो पढ़ा लिखा भी लोग नहीं है, नहीं के बराबर है, नगर परिषद की एक भी समस्या सॉल्व नहीं हो सकता है उनसे, उनको बुला के मुख्यमंत्री हाउस के व्यक्ति के द्वारा बुला के उनको नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है उनको बुला के कहा गया कि अब जो ही कहता है सो तुम करो। और इधर विगत 1 महीना में सारा कुछ हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ जब माननीय मुख्यमंत्री जी इंटरेस्टेड हैं, उनके आदमी जो विधान पार्षद ललन सराफ जी इंटरेस्टेड हैं, तो फिर उनका तो बल्ले बल्ले है। इनको तो विधायक से चुनाव लड़ाया जा रहा है, और भी प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी लास्ट है 3 दिन बाद आपका वोटिंग होगा। आज प्रधानमंत्री जी आपके पड़ोस में सहरसा आ रहे हैं, और जैसे पहले भी वो आए, वहाँ उन्होंने कहा कि भाई बिहार को अगर सुचारू रूप से विकास करना है, जंगल राज की ओर नहीं जाना है, तो आपको जो स्थिति है इसे बरकरार रखना होगा। और इस बात को लेके लोगों में एक भय पैदा करते हैं कि 20 साल पहले वाला बिहार बन जाएगा। आपको क्या लगता है, अभी जिस प्रकार से मोकामा में हत्या हो गया, एक उम्मीदवार के प्रचार के लिए गए थे, उनका हत्या हो गया, आरजेडी के थे, हालांकि जनसुराज के प्रचार में गए थे, लेकिन ऐसे दिन दहाड़े हत्या हो जाना, क्या मानते हैं आप लोग इसको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बात बोले तो वो प्रयोग हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितने भी बातें किए हैं, जितने भी वादा किए हैं, उसमें
लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठ रहा है अब। और ख़ास करके जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता चलाया गया और उनको गिरफ्तारी करने में टाइम लगा, अब हम लोग का विश्वास क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी से उठा है। माननीय प्रधानमंत्री जी चिल्ला के बोलते कि हम ओबीसी का बेटा है, और चीफ जस्टिस दलित समाज से आते थे, और उन पर जब ये जूता फेंकने की बात आई तो उनको गिरफ्तार करने में काफ़ी टाइम लगा। माननीय दुलारचंद यादव जी पूरे बिहार का गौरव था, और आरजेडी का वो लीडर भी हुआ करते थे, और खुलेआम बोलते थे कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अगला सरकार बनेगा। उनको टारगेट किया गया, और जो आदमी भीषण बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है अनंत सिंह जी, वो अनंत सिंह जी उनको गोली मारे, पैर में नीचे गिराए, फिर उसको खींच करके उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाए। बाप रे, भाई महाजंगल राज, दिन दहाड़े उस पर कुचल देना गाड़ी से, ये क्या दर्शा रहा है। और उनको गिरफ्तार करने के लिए सुनते हैं कि 2 दिन तक मनाया गया कि आप गिरफ्तारी दे दीजिए, गिरफ्तारी दे दीजिए। जब ये शख्स तैयार हुए तब बिना हथकड़ी का उनको एकदम लगता है कहीं ले जा रहा है मेहमानी में, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ उनको ले जा रहा है जेल। और कहता हमरा तो जेल देखले बाड़ा, इसलिए वो ऐसा बोलता है कि उनको न्याय व्यवस्था पर पूरी विश्वास है उसको कि हम जाएंगे जेल, हमको बेल में लिया जाएगा। अब ये से डॉक्टर क्या दिया स्टेटमेंट, डॉक्टर दिया स्टेटमेंट कि पैर में गोली लगने से आदमी नहीं मर सकता है। डॉक्टर को ये स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए कि पैर में गोली लगने के बाद खून ज़्यादा मात्रा में बह गया और उनके ऊपर जब चलाया गया, आखिर ये सारा किसके आदेश से हुआ। जब आनंद मोहन जी आदेश दिए थे तो डीएम साहब के हत्याकांड में आनंद मोहन जी का जिंदगी बीत गया, और ये अनंत सिंह आदेश भी दिए, चलवाए भी खड़ा होकर के, तब भी गर्व से प्रेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हम मतलब हमारा 40 गाड़ी चला गया आगे, 10 गाड़ी पीछे छूट गया। भाई 50 गाड़ी की परमिशन आपको किसने दिया। और उसके बाद चुनाव आचार संहिता जो अभी जो 12 IAS को लाया गया है इस चुनाव को देखने के लिए गुजरात से, फिर आदेश आया है कि सभी अपना हथियार जमा कर दें। ये सारा हथियार तो जब कम से कम दुर्दांत अपराधी का हथियार तो पहले जमा होना चाहिए तो बिल्कुल। आम आदमी का हथियार आप बाद में भी जमा करते, लेकिन आज वो हथियार का मिसयूज तो किए। और उसके बाद जब उनके सब यात्रा हुआ, जलाने के लिए ले जा रहे थे, तो पीछे से बैक डोर से जैसे पर्दे के पीछे में बम भ्राम 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 AK-47 AK-56 के फायरिंग का आवाज़ आया। क्या उसकी जांच सरकार कराई? क्या उसके लिए कोई कमेटी गठन हुआ कि कौन है इनके पीछे, कौन ये 47 चला रहा है, कौन 56 चला रहा है, कौन 10,000 आदमी को डरा रहा है हथियार के बल पर। तो समझिए ये उठती जा रहा है विश्वास। और इसे दुर्दांत अपराधी को तो बुझता है बेल हो जाएगा, इसलिए कहता है जेल तो हमरा देख ले बारो, हम जब जाए चल जाए जेल, जब चाहब जेल से निकल जाए। वही रितलाल यादव जेल गया, यादव समाज का लड़का, उसी को रितलाल यादव को भागलपुर भेजा गया। इनको कहीं भेजा जाता है? सो VIP ट्रीटमेंट सब चीज़ इसका पटने में है व्यवस्था, काहे डर होगा इनको। एक बार फिर से अगर मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में 6 तारीख को वोटिंग है। आप यहाँ के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो जब वोट डालने जाएं तो अपने दिमाग में कौन कौन से बात को ध्यान में रखें ताकि निष्पक्ष और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके। मैं यहाँ के मतदाता भाई से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो तेजस्वी यादव मैनिफेस्टो में लिए हैं कि प्रत्येक घर में नौकरी, जितने भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं उसको परमानेंट करना, जीविका दीदी को मैंने 2500 रुपया महीना का व्यवस्था करना, CM दीदी को 30,000 महीना का व्यवस्था करना, जो समूह की दीदी है जो लोन लेके अपना कारोबार कर रही है उनके इंटरेस्ट को माफ़ करना, ये सब जितनी भी मैंने ये मैनिफेस्टो में दिए हैं तेजस्वी जी, उनको ध्यान रखें। जैसे ही तेजस्वी जी ऐलान करते हैं तो नीतीश जी भी उनका नकल करते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री है तो 125 कर दिए, पेंशन 1500 किए थे 1100 कर दिए। तो ये सारा नकलची सरकार है और नीतीश जी अचेतावस्था में। आप देख रहे होंगे कल जो भाषण दिए नीतीश जी पढ़ के दे रहे थे, पहले ही पढ़ते नहीं थे, ये देख रहे होंगे आप। इसलिए पढ़ते हैं कि ये क्या बोल देंगे इनके दिमाग का पता नहीं है।
इनके पीछे चलाने वाला है ललन सिंह जी, संजय झा जी, ये चौधरी जी, विजय चौधरी जी, ये सारे लोग घिरे हुए हैं बीजेपी वालों से। और जो व्यवस्था है बीजेपी का पर्दे के पीछे से आरएसएस वालों का, वो चला रहा है। बिल्कुल। तो 6 तारीख को मतदान है पहले चरण का। इसमें जब भी आप वोटिंग करने जाएं तो ये ज़रूर सोचें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और इस त्यौहार में आपके वोट से जीतकर जो विधानसभा के मंदिर में लोग जाते हैं वो वहाँ पे अपना बयान देके, अपना डॉक्यूमेंट जमा करके आपके क्षेत्र के विकास के लिए फंड लाते हैं। अगर सही लोग वहाँ चुनकर जाएंगे तो आपके क्षेत्र का विकास जारी रहेगा। अगर आपने गलती किया तो विकास रुक सकता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बाबू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।